सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल, और पहली क्लास हो चुकी थी। जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहां से फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। आज का दूसरा लेक्चर है और हम लोग आज की टॉपिक की बात करें तो आज सौरमंडल के अन्य पिंड पढ़ेंगे, जैसे कि क्षुद्र ग्रह यानी जिसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, उनको अगर बात करें, क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। और पहला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह को क्या बोलते हैं? छोटे छोटे जो ग्रह, हमारे जितने भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोले जाते हैं। यानी बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह जो है हमारी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त यानी गड्ढे का निर्माण होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा धूमकेतु या पुच्छल तारा, जिसको बोलते हैं कॉमेट्स बोलते हैं, है ना। धूमकेतु या पुच्छल तारा, कॉमेट्स कहा जाता है इनको। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, धूल गैस एवं हिमानियों से निर्मित खगोलीय पिंड है ना। याद रखिएगा, इनका निर्माण कैसे होता है? धूल से, गैस एवं हिमानियों से निर्मित खगोलीय पिंड है, यानी इनका निर्माण धूल और गैस एवं हिमानियों से होता है। दूसरा पॉइंट है, सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। यानी ये कहाँ पे होते हैं? सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। तीसरा पॉइंट, यह सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में गति करते हैं। सूर्य के चारों ओर अनियमित, इनकी कोई भी कक्षा नहीं होती है, वहां पे ये गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी यह सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनमें यानी इनसे गैसों की फुहार निकलती है। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है इसमें, जब कभी ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनसे गैसों की फुहार निकलती है, जो कि एक चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रात के समय एक तारा होता है, ऐसा लगता है कि तारा टूटता हुआ जाता है ना। तो वो धूमकेतु यानी पुच्छल तारा होता है। यानी तो इसमें क्या होता है? गैसों की फुहार निकलती है जो कि चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। नेक्स्ट है हमारा, अब इस अवस्था में यह पुच्छल तारा बन जाता है ना, जिसकी पूंछ होती है, यानी पुच्छल तारा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छठवां, गैसों की फुहार सूर्य के विपरीत वाले हिस्से से निकलती है। यानी गैस की फुहार, यानी अगर सूर्य के पास ये गुजर रहा है तो इसके विपरीत देखो, ये विपरीत दिशा में यहाँ पे गैसों की फुहार निकलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसा लगेगा कि यहाँ इसकी पूंछ है, ये है ना। तो इसलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। तो वही बताया जा रहा है, गैसों की फुहार सूर्य के विपरीत, यानी सूर्य का विपरीत हिस्सा क्या है? ये हिस्सा हो गया, है ना। सूर्य के विपरीत हिस्से से निकलती है। सातवां पॉइंट है, हेली एक उच्छल तारा है जो कि 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में अंतिम बार देखा गया था। यानी हर 76 वर्षों में एक हेली उच्छल तारा है जो कि दिखाई पड़ता है। कितने वर्षों बाद? तो 76 वर्षों बाद। नाम क्या है? हेली नामक उच्छल तारा। और इसे लास्ट बार कब देखा गया था? तो 1986 में अंतिम बार देखा गया था। यानी तब से अगर जोड़ा जाए तो 76 वर्षों बाद फिर दिखाई देगा ये। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश यानी लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। पृथ्वी के ग्लोब, यानी ये पृथ्वी का पूरा ग्लोब दिया है। पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से, पृथ्वी के ग्लोब से विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय अक्ष को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे कि ये मान लो एक पृथ्वी है और पृथ्वी में काल्पनिक रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव से एक दक्षिणी ध्रुव पर मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? अभी हम लोग आगे देखेंगे। और यहां से 0 डिग्री से ये बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और
पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 23.5 अंश उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े, यानी ये 23.5 अंश उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, यानी नॉर्थ पोल की तरफ। और 65.5 अंश अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाते हैं? आर्कटिक वृत्त कहलाता है, आर्कटिक वृत्त कहलाता है। याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव क्या कहलाती है? हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। इसी तरह 66.5 डिग्री अगर हम लोग बढ़ते हैं नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ये अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। इसको और अच्छे से समझेंगे, आगे एक चित्र और दिया गया है फिगर के द्वारा, और अच्छे से समझेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और पृथ्वी के बीचों बीच यानी 0 डिग्री पर हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा को किस किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा। अब यही बताया गया है कि 0 डिग्री से हम लोग 10 डिग्री का अगर बढ़ते हैं, तो उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे, है ना? उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे 10 डिग्री, तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी, पहली बार। अब अगर 23.5 डिग्री ऊपर बढ़े, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं 23.5 डिग्री, तो वो क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कर्क रेखा कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर हमारी कर्क रेखा मिलती है। ऐसे ही 66.5 डिग्री अगर हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहलाता है, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर वह उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहलाता है, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, यानी ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो अगर हम लोग 10 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव पे 23.5 डिग्री बढ़ने पर कौन सी रेखा होती है? तो कर्क रेखा, और दक्षिणी ध्रुव पर 23.5 डिग्री बढ़ने पर हमारी क्या होती है? मकर रेखा मिलती है। ठीक है। इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलती है, जिसको बोलते हैं दक्षिणी उपध्रुव वृत्त बोलते हैं, और ये इसको क्या बोल सकते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। अभी यही चीज बताया गया है। ये 0 अंश जो है हमारा अक्षांश है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा। यानी अगर पृथ्वी को बीचों बीच से काटा जाए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री माफ करिएगा 0 डिग्री पे, तो ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाएगी, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यही बताया गया यहाँ पे कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर क्या होता है? पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश, वही बताया गया है, 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इन दोनों नाम को याद रखिएगा, एक ही नाम है। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। याद रखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, यानी 111 किलोमीटर याद रखिएगा, इनके बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या बोलता है? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको। लॉन्गिट्यूड को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। वही बताया गया था, उस समय मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो
काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है। और 0 डिग्री से जो हमारी रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है। और 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने रेखा हमारी कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा होती है। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही बताया गया है, शून्य अंश यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यानी शून्य अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं या मध्याह्न रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 देशांतर रेखा होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कई बार पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है, तो आप लोग बताएंगे 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की ओर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। वही बता चुके हैं, फिगर में आप लोग देख लीजिएगा कि देखना आप लोग कि 23.5 डिग्री अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग उत्तर ध्रुव की ओर, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। इसी तरह मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर, यानी अगर दक्षिण अक्षांश की ओर बढ़ते हैं दक्षिण की ओर, तो 23.5 अंश अक्षांश की ओर बढ़ने पर हमारी कौन सी रेखा मिलती है? तो मकर रेखा मिलती है। आप लोग याद रखिएगा, ऊपर बढ़ते हैं तो कर्क रेखा और नीचे बढ़ते हैं तो मकर रेखा मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंश याद रखिएगा 23.5 अंश की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। सभी पॉइंट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी परत है? तो भूपर्टी जिसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है केंद्रीय भागी जिसको बोलते हैं कोर कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला दिया है भूपर्टी। भूपर्टी के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। पहला पॉइंट, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ना। यह पृथ्वी यानी ये पृथ्वी दी है अगर, तो इसकी ऊपरी परत जो है कौन सी कहलाती है? भूपर्टी, यानी भूपर्टी परत कहलाती है। दूसरा है इसको निर्माण इसको नहीं होगा, यहाँ पे होगा इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से होता है। नेक्स्ट है इसे सियाल परत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सियाल परत भी कहते हैं। और सियाल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा सियाल यानी SI और AI क्षेत्र में सिलिका, SI मतलब सिलिका और तथा AI एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। SI और AI को सियाल बोलते हैं। सिलिका एवं एल्युमिनियम की प्रधानता रहती है किसमें? भूपर्टी में। यानी यह पृथ्वी है और पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? हमारी भूपर्टी कहलाती है। और ये इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, दूसरा पॉइंट। और इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल मतलब SI और AI, SI मतलब सिलिका और AI मतलब एल्युमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है यह पृथ्वी की मध्य परत है। पृथ्वी की मध्य परत है। इसकी मोटाई कितनी होती है? याद रखिएगा इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट है इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है।
एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसे सीमा परत भी कहा जाता है। अब सीमा का मतलब यानी SiMa, Si मतलब सिलिका और Ma से हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी इसे सीमा परत भी कहा जाता है। और सीमा क्षेत्र में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। भूपल्टी में क्या होता था? भूपल्टी में आपकी Si और Al है ना, और यहां क्या है? Si और Ma, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, केंद्रीय भाग या कोर, है ना। कोर की बात करें तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरियम से बना है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका बढ़ता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यानी अगर 32 मीटर की गहराई पर जाए प्रत्येक 32 मीटर पर, तो इसका प्रत्येक 32 मीटर पर तापमान कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि स्थलमंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, और जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। इतने भागों में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बता दी गई है कितनी? 8,848 मीटर, और वर्तमान में कितनी है? 8,848.86 मीटर। का अधिकतम गहराई यानी मैरियाना गर्त, सबसे ज्यादा गहराई किसकी मानी जाती है? मैरियाना गर्त की, लगभग 11,033 मीटर है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल विस्तार है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितना भी डेटा दिया है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर यहां पे बात करें चट्टान, रॉक, तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को सैल यानी चट्टान कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट है आग्नेय सैल, यानी इजीनियस रॉक। दूसरा है अवसादी सैल यानी सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा पॉइंट है हमारा रूपांतरित सैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक जिसको बोलते हैं। यानी 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय सैल, इजीनियस रॉक, और जिसको दूसरा बोलते हैं अवसादी सैल, सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है रूपांतरित सैल जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। आग्नेय सैल क्या होते हैं? मैग्मा तथा लावा के जमने पर आग्नेय सैल का निर्माण होता है। मैग्मा तथा लावा के जमने पर आग्नेय सैल का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, आग्नेय सैल को प्राथमिक सैल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसाल्ट, ग्रेनाइड, पैगमाइड, डायोराइड, गैब्रो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? बेसाल्ट, ग्रेनाइड, पैगमाइड, डायोराइड और गैब्रो। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है अवसादी सैल, इनका निर्माण सैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। यानी अवसादी सैल का निर्माण कैसे होता है? तो जितने भी क्षरण, सैलों के क्षरण हो गए, उनसे प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से, यानी परत दर परत जो जमा होती है उनसे निर्माण होता है। किनका? अवसादी सैल का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि अवसादी सैल परतदार होती है, यानी इनको परतदार सैल भी बोला जाता है, यानी परत दर परत जमा होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अवसादी सैलों में वनस्पति तथा जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है औषधि सेलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। अगला है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि औषधि सेल के उदाहरण हैं। तो उदाहरण जरूर याद रखिएगा इन लोगों को। इनका उदाहरण क्या क्या है? बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, नमक की चट्टान आदि औषधि सेल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रूपांतरित सेल। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं औषधि सेलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल भी कहा जाता है। यानी रूपांतरित का नाम, दूसरा नाम क्या है? कायांतरित सेल भी है। यानी इनका रूपांतरण हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय सेल एवं औषधि सेलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है ना? इनका स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, और ये जो परिवर्तन होता है उनसे जो सेल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण है स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, पाइलाइट और नीस रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। संगमरमर कई बार पूछा गया है कि संगमरमर कौन से सेल का उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की बात करें, वोल्केनो जिसको बोलते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र हैं, जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जल वाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यानी ज्वालामुखी धरातल पर स्थित है। प्राकृतिक छिद्र, इसमें एक छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, राख निकलती है, जलवाष्प निकलती है तथा अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं। ये चीज याद रखिएगा। आगे पॉइंट बताया गया है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यानी ज्वालामुखी जब फटता है तो भूगर्भ से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको लावा बोलते हैं या मैग्मा बोला जाता है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांका गुहा ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6,962 मीटर है। कौन सा? एकांका गुहा ज्वालामुखी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6,962 मीटर है। कौन सा? एकांका गुहा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, इसमें बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी की बात करें तो पहला पॉइंट दिया है सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है, जिनसे अक्सर धुआं वगैरह निकलता रहता है। नेक्स्ट है अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू नामक जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? किलायू। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को देखते हैं। भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डोरमेंट ज्वालामुखी। तो इसमें पॉइंट देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये सभी उदाहरण याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ज्वालामुखी है नाम क्या है? माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी।
मृत ज्वालामुखी। क्या नाम है? एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत का मतलब याद रखिएगा, डेड है बिल्कुल। नेक्स्ट है, मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामवंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलिमंजारो और इक्वाडोर का चिम्बराजो आदि प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी उदाहरण हैं मृत ज्वालामुखी के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जाने के कारण इन क्षेत्रों को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है, यानी अग्निवलय कहा जाता है। तो दोस्तों यहां तक आज की क्लास, दूसरी क्लास थी हम लोग की, खत्म कर ली है हम लोगों ने, और आगे भी तीसरी क्लास आएगी जिसमें हो सकता है आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी खत्म हो जाए। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अभी तक 2 क्लासें कवर कर चुके हैं जिसमें से आधे से ज्यादा हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर लिया है। थैंक यू।